कि नई शिक्षा नीति। ये नई शिक्षा नीति नहीं है। सबसे पहले तो हमारे मानस पटल से इस बात को निकालने की तत्कालीन आवश्यकता है कि यह नई शिक्षा नीति नहीं अपितु राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और ज्यादा समर्थन के साथ भारतीय शिक्षा नीति। यह और कोई नीति नहीं। और इसकी आवश्यकता क्यों प्रतिपादित हुई, इसकी आवश्यकता क्यों आवश्यक है या इसका होना क्यों आवश्यक है। और यहाँ जैसे जितने लोग बैठे हैं उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस नीति को पढ़कर आया। लेकिन हमें पढ़ाना है इस नीति को, हमें गढ़ना है इस नीति को, हमें बांचना है इस नीति को, हमें समझना है इस नीति को। और इसीलिए इस नीति में क्या विशेषता है जो पुरानी नीति में नहीं थी। 1986 से लेकर 2009 और 2009 के बाद फिर हम 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आकर कहते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन कर देंगे। तो कौन सा ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो पुरानी नीति में नहीं आया और नई नीति में अचानक से आ जाएगा। पुरानी नीतियों को ध्वस्त करके हम जिन नीतियों पर खड़े हुए हैं, हम जिन नीतियों पर रोजगार पाए हैं और जिन महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय को संचालित कर रहे हैं, उनमें ये नीति कैसे हम लागू करें और कैसे इसका वृहद स्वरूप उन सारे लोगों तक पहुंचा पाए, ये भी एक चुनौती है हमारे लिए। और इसलिए यह विशाल भारत है हमारा। इस विशाल भारत की परिकल्पना जब हम करते हैं तो इस विशाल भारत की परिकल्पना में एक और व्यक्ति आता है जिसकी हम बात हमेशा करते हैं और जिनका निधन अभी कुछ ही दिन पहले हुआ, 2-3 दिन पहले, जिनको हम भारत कुमार के नाम से जानते हैं। और उनकी एक फिल्म थी जिसका नाम है पूरब पश्चिम। उस पूरब पश्चिम में एक गाना है, यदि उस गाने को आप सुन लेंगे तो भारत है क्या ये समझ में आता है। और शायद इसीलिए मनोज कुमार को भारत कुमार कहा गया था। शून्य की जहां खोज हुई, दशमलव जहां से निकला, वो भारत। हम उस भारत को छोड़कर, उस भारत की परिकल्पना को छोड़कर हम एक नए भारत की विकास की गाथा कहने जा रहे हैं, जिस भारत में हम उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसके मूल को ही छोड़ दिए। जब हम मूल को छोड़कर केवल तने की बात करें या तने को छोड़कर हम शाखाओं की बात करें या शाखाओं को छोड़कर पत्ते या फूलों की बात करें तो बात बेमानी होगी। तो इसलिए आवश्यक है कि उसके तत्व को जाना जाए। और उसी तत्व को जानने का सबसे अच्छा साधन यह था कि भारत में 2 ऐसे विश्वविद्यालय थे जिन विश्वविद्यालयों ने धूम मचाया था, जिनमें से एक विश्वविद्यालय का नाम आप जानते हैं, नालंदा, जिसका कलेवर में परिवर्तन हो गया, और दूसरा विश्वविद्यालय है जिसका नाम है तक्षशिला। ये दोनों विश्वविद्यालय थे जहां विदेशों से आने वाले न जाने कितने लोग पढ़ने आया करते थे और हम इसकी गाथाओं को गाते रहते थे हमेशा। वही नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय और आज हमारे विश्वविद्यालय, यदि दुनिया के विश्वविद्यालयों की रैंकिंग देखी जाए तो उनमें कहीं ठहर भी नहीं पा रहे हैं। तो वो गई कहां भारत की वो संप्रभुता, वो गई कहां भारत की विरासत, वो गई कहां भारत का ज्ञान। इसलिए आवश्यक है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हम आगे बढ़ाएं। भारतीय ज्ञान परंपरा वो ज्ञान परंपरा नहीं है जो कहीं से थोपी जा रही है। ये ज्ञान परंपरा वही है जो हमारे आसपास में है। उसको लाकर हम कैसे अपने विद्यार्थियों तक संप्रेषित कर पाएं, उनके मन मस्तिष्क में भारत की भूमिका को सही तरीके से बैठा पाएं, ये बहुत आवश्यक है। ये वो भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं है जो कहीं से लेकर आकर उसको कहा जाए कि ये हमारी नहीं है लेकिन उसको पढ़ ले, नहीं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा वो है जो दादा नाना काका के पास बैठकर सीखने वाली परंपरा है और उनके उन चीजों को जानने की परंपरा है, उसको गढ़ने की परंपरा है। और इसीलिए भगवत गीता का श्लोक भी कहता है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम ही विद्यते। मतलब ज्ञान से बड़ा कोई प्यूरिफाइंग फैक्टर दुनिया में है ही नहीं। आप जितने लोगों को ज्ञान देते हैं उतने आत्माओं को आप शुद्धिकरण करते हैं, खुद का भी शुद्धिकरण होता है। और जब हम ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं तो न केवल अपना स्वयं का शुद्धिकरण होता है, न कि स्वयं के अंतःकरण का शुद्धिकरण होता है, बल्कि बाहर के माहौल का भी शुद्धिकरण होता है। जब हम होम करते हैं तो उसमें आहुति डालते हैं और ये कहते हैं कि उस होम से आसपास के जितने जीव जंतु हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। तो हमें भी यहाँ पर ज्ञान कुंभ आयोजित करना चाहिए, ज्ञान यज्ञ आयोजित करना चाहिए और उसमें अपनी आहुति देने की आवश्यकता है। हम जब से पैदा हुए तब से लगातार सुनते आ रहे हैं भारत एक विकासशील देश है। कब बनेगा विकसित भारत? 2 बार जिसके ऊपर बॉम्ब का अटैक हो गया वो देश जो है वो विकसित देशों की श्रेणी में आ गया और आज तक हम विकासशील देश के नाम पे घिसते चले जा रहे हैं।
इसीलिए हमारे लिए आवश्यक था कि एक टारगेट हो, एक गोल हो और हमारे लिए एक एम हो कि 2047 जब हम 100 साल की आजादी को प्राप्त कर लेंगे तब हम जाकर एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। इसलिए 2047 को एक टारगेट लिया गया कि इस तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं विकसित भारत तब तक नहीं हो सकता जब तक विकसित छत्तीसगढ़ ना हो। प्रत्येक राज्य जब तक विकसित नहीं होगा तब तक राष्ट्र का विकास असंभव है। प्रत्येक व्यक्ति जब तक विकसित नहीं होगा तब तक उस प्रदेश का विकास असंभव है। प्रत्येक विद्यार्थी जब तक विकसित नहीं होगा तब तक उस प्रदेश की विकास गाथा को हम गा नहीं सकते। तो इसीलिए विद्यार्थियों का विकास, प्रदेश का विकास, देश का विकास यदि कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल शिक्षा है। तो इसी शिक्षा में परिवर्तन आवश्यक, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन इसलिए भी आवश्यक है। जब से दिया मेरे भारत ने आए, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। ये एक जगह है गुजरात के कच्छ में, धोलवीरा नाम की जगह है, जहां पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता प्राप्त हुई है। और उसके बारे में ये दूसरी वाली लाइन कहता है कि 18 मीटर चौड़ी वहां पर एक दीवार बनाई गई थी उस समय पे, और उनको पता था कि यदि सुनामी आए तो सुनामी से कैसे बचा जा सकता है। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता में धोलवीरा के खनन में 18 मीटर चौड़ी यदि दीवार मिल रही है तो भारतीय ज्ञान परंपरा कहां तक रही होगी, इस बात का अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो ये न केवल धोलवीरा की ये है, नीचे उसका धोलवीरा का चित्र भी दिया हुआ है। तो ये भारत जिसकी हम परिकल्पना करते हैं, भारत जिसे हम साकार करने की बात करते हैं, भारत जो आकार लिया हुआ भारत है, भारत जिसको हम आर्यव्रत कहते हैं, भारत जिसे हम जम्बू द्वीप कहते हैं, उस भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए यदि कोई नीति चाहिए थी तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहिए थी। और इसीलिए ये एक, आपने इसको लगातार पढ़ा होगा, कई जगह पढ़ा होगा कि यूनान ओ मिस्र ओ रोमा सब मिट गए इस दिशा से, मगर अब तक बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। तो हमारी हस्ती मिटती क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए नहीं मिटती है कि इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, इसकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं कि हमारे ऊपर जितने आक्रमण हुए उतने तो देश में किसी दूसरे देश में भी आक्रमण नहीं हुए। उसके बाद भी यदि हमारी संस्कृति सभ्यता आज भी बरकरार है तो वो केवल इन जड़ों के कारण है। और उसी जड़ को आगे बढ़ाते हुए आज की यह जो कार्यशाला है उसका प्रथम चरण हम आते हैं। और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो कहाँ का मंदिर है? ये कोणार्क का सूर्य मंदिर, जहां पर 24 वो पहिए हैं। वो 24 पहिए 24 घंटे को दिखाते हैं और उनमें वो सन डायल के साथ। और ऊपर आज का मेरा जो विषय है वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया एज विकसित भारत थ्रू बीजेपी। बीजेपी क्या है? आप कुछ बोल दो, बोलिए, आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी, बहुत सही बात। आप बता सकते हैं बीजेपी क्या है? आप बता सकते हैं? कोई भी एक गेस? बीजेपी है भारतीय ज्ञान परंपरा। ज्ञान जो है वो जी से नहीं होता। यदि आप ज्ञाना लिखिए संस्कृत में तो ज्ञाना होता है, नेजल साउंड आता है, JNANA लिखना होता है ज्ञाना को, वो GYAN नहीं होता। इसीलिए बीजेपी जो है वो भारतीय ज्ञान परंपरा है। ये कोइंसिडेंस है कि बीजेपी भी है और भारतीय ज्ञान परंपरा भी है। तो इसीलिए हमें ट्रांसफॉर्म करना है इंडिया को, किसमें? भारत में बदलना है। अब हमें इंडिया नहीं बल्कि भारत कहना होगा, भारतवर्ष कहना होगा। और वही ट्रांसफॉर्मेशन हम यदि अपने विद्यार्थियों में कर दिए, हमारे अंतर्मन में कर दिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के वाहक हम हैं, हम में यदि वो परिवर्तन आ गया तो भारत एक विकसित भारत बनने में कहीं कोई 1947 नहीं, उसके पहले ही भारत विकसित भारत बन जाएगा। और ये परंपरा हमारी रही है, वैदिक परंपरा हमारी रही है, रिसीव्ड बाय ऋषि, कंपाइल्ड बाय व्यासा। हम इस वैदिक परंपरा में न जाने कितने गुरुकुल चलाए
और मैकाले को यह मालूम था कि भारतीय पे यदि अटैक करना है तो केवल उसकी शिक्षा व्यवस्था पे अटैक किया जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी पर अटैक किया जाए, उसके गुरुकुल परंपरा पर अटैक किया जाए, और उसने वही काम किया और आज तक हम रगड़ते ही रहे। हम अपनी उस गुरुकुल की परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाए, हम उस गुरुकुल की व्यवस्था में जा नहीं पाए। उस गुरुकुल की व्यवस्था में जहां सर्वांगीण विकास की बात की जाती थी, शारीरिक श्रम की बात की जाती थी, गुरु के साथ तादात्म्य स्थापित होता था, प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित होता था, आज हम चार दीवार के भीतर बैठ के प्रकृति के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्रकृति के पास कभी पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी दुविधाजनक स्थिति है हमारे लिए, और इसीलिए हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से बनता है और पंच तत्वों में विलीन होता है। तो उसी प्रकार हमारे पास भी 5 कोश हैं, और वो 5 जो कोश हैं वही हमारा पूरा परिवर्तन करते हैं। जब विवेकानंद जी से पूछा गया कि पूरे इस संसार को बदलने के लिए आपको क्या चाहिए, तो विवेकानंद ने कहा था, मुझे मुट्ठी भर के लोग दे दीजिए, मैं पूरी दुनिया की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दूंगा। और मुट्ठी बनती कितने में से है? 5। और यही 5 कोश हैं। एक है अन्नमय कोश जो कि हमारी फिजिकल बॉडी को बताता है, दूसरा प्राणमय कोश है जो हमारे अंदर की चेतना या एनर्जी को बताता है, मनोमय कोश है जो हमारे अंदर की भावनाओं को बताता है, विभिन्न प्रकार की भावनाओं का ये संग्रहण है, और विज्ञानमय कोश जो हमारी बुद्धिमत्ता को बताता है, और अंत में है आनंदमय कोश जहां हम परमानंद की अनुभूति करते हैं। तो ये 5 कोश यदि हमारे अंदर विद्यमान हैं तो उन 5 कोशों को निकालकर उसका प्रादुर्भाव करना भी बहुत आवश्यक है, और वो संभव केवल भारतीय शिक्षा नीति पर हो पाएगा, और भारतीय ज्ञान परंपरा को उस शिक्षा नीति में डालने से ही हो पाएगा। और इसीलिए इन 5 कोशों को लेकर हमारे ये सारे एंशिएंट साइंटिस्ट जो हैं ये लगातार काम किए, और भारत यदि खड़ा है, भारत दैदीप्यमान है, भारत इतना ज्यादा उन्नत हो पाया, तो पूरा का पूरा श्रेय इन लोगों को जाता है जिन्होंने इंडियन नॉलेज सिस्टम को हर तरीके से डेवलप किया। चाहे वो ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो, आर्यभट्ट और भास्कर को हमने तब जाना जब उनके नाम पर 2 उपग्रह छोड़े गए। उसके पहले हम आर्यभट्ट भास्कर को नहीं जान पा रहे थे। हम में से बहुत सारे लोगों को रामानुजन के बारे में पता नहीं था, हम में से बहुत सारे लोगों को हमारे उन ऋषि मुनियों के बारे में पता नहीं था, लेकिन हमको उन सारे फॉरेन साइंटिस्ट के नाम बड़े अच्छे से पता थे। तो हम कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को छोड़कर उस सिस्टम में आ गए जिसमें हमको ढाला गया। फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन योगा, हमें तब पता चला, योग पतंजलि का सूत्र जब रामदेव बाबा आए और उन्होंने पतंजलि का प्रचार और प्रसार किया, तब पता चला कि पतंजलि नाम का एक योग शास्त्री था जिसने पतंजलि के सूत्र दिए थे, तब पता चला। फिर हमारी वेद, और फिर प्रिजर्विंग आर्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन। भारत जिसमें इतने सारे आर्ट कल्चर और ट्रेडिशन है उसको हम प्रिजर्व नहीं कर पाए। आज भी हम जाते हैं, उसको देखकर आ जाते हैं, लेकिन वो जो गाइड है वो उसके बारे में बताने के लिए जब हमारे पास आता है तो हम उस गाइड से उसके बारे में पूरा इतिहास सुनना भी पसंद नहीं करते, देख के आ जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा आर्ट कल्चर और क्राफ्ट कितना समृद्ध रहा होगा। एंशिएंट स्ट्रक्चर और डिजाइन, मंदिरों में आप जाकर स्ट्रक्चर देखिए, दंग रह जाएंगे, दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे कि उन स्ट्रक्चर को उन जमानों में कैसे लोगों ने बनाया होगा। और उसी तरीके से एस्ट्रोनॉमी या कॉन्शियसनेस स्टडीज की हम बात करें तब भी भारत उतना ही दैदीप्यमान रहा। और ये एक यूनिवर्सिटी है साउथ अफ्रीका में जो कि नेल्सन मंडेला के नाम पर है, और इस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो लिखा है वो नीचे में मैं यहाँ लिखा हूँ, डिस्ट्रॉइंग द नेशन। यदि किसी नेशन को नेस्तनाबूद करना है तो केवल कुछ मत करिए, कोई मिसाइल की जरूरत नहीं है, उसकी शिक्षा व्यवस्था को आप डिग्रेड कर दीजिए, लो कर दीजिए, वो देश अपने आप समाप्त हो जाएगा। और आपको करना क्या है, लोअरिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड अलोइंग चीटिंग इन द एग्जामिनेशन कर दीजिए, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। ये नेल्सन मंडेला के इस साउथ अफ्रीकन यूनिवर्सिटी के बाहर में लिखा है। तो व्हाट इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसका बहुत छोटा सा एग्जांपल है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हम सारे टीचर्स हैं, जब हम क्लास में जाते हैं तो यदि मेरे सामने मेरी बेटी या मेरा बेटा बैठा है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने आप बढ़ जाता है। और यदि मैं ये सोचूं कि मेरे सामने बैठे हुए बच्चे में मेरा बेटा और मेरी बेटी या मेरा भाई और मेरी बहन नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपने आप कम आ जाता है। तो जैसे ही मुझे ये लगता है कि ये मेरे अपने हैं तो मेरा स्तर बढ़ जाता है, मेरे अपने नहीं है तो मेरा स्तर गिर जाता है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिराने का और बढ़ाने का जिम्मा केवल और केवल हमारे पास है। हम ही उसका स्तर बढ़ा सकते हैं, हम ही उसका स्तर गिरा सकते हैं। तो इसीलिए इन शिक्षकों पर सबसे बड़ा दायित्व ये है कि हम किसी भी नीति को लेकर आए, और यदि वो शिक्षक वाइब्रेंट नहीं है, इनोवेटिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, डायनामिक नहीं है, एंटरप्राइजिंग नहीं है,
तो शिक्षा नीति औंधे मुंह गिर जाएगी। यदि कोई भी करिकुलम उस टीचर को दे दीजिए जो रिडंडेंट हो, बेकार हो, एकदम कई साल से चल रहा हो, लेकिन टीचर यदि इनोवेटिव, क्रिएटिव, डायनामिक, वाइब्रेंट और एंटरप्राइजिंग हो तो वो अपने आप उसका स्तर को उठाकर ले जाता है। तो हमें वो करने की जरूरत है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय शिक्षा नीति में हमें इन चीजों को शामिल करने की आवश्यकता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों, किस लिए भारतीय ज्ञान परंपरा हमें चाहिए? भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए चाहिए ताकि हम अपने आसपास के प्रकृति को पहले समझें। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के शालाओं में भेज देते हैं और लेकिन आसपास के वातावरण में अंग्रेजी बोलने वाले ही नहीं रहते हैं, तो वो बच्चा अंग्रेजी कैसे बोल पाएगा? वो बच्चा छत्तीसगढ़ी और हिंदी इसलिए बोल लेता है कि आसपास का पूरा वातावरण बोलता है, लेकिन वो अंग्रेजी इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि आसपास का वातावरण उस तरीके का नहीं है, उस प्रकृति का नहीं है। और इसलिए गांधी जी ने कहा था कि हमें जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बच्चे के मदर टंग में देने की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात को ही कहती है कि हमें भारतीय भाषाओं में विद्यार्थियों को शिक्षा देने की आवश्यकता है। और उसके एग्जिस्टेंस के साथ एक इनोवेटिव इकोसिस्टम, जो लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं वो एप्पल का आईपॉड भी यूज करते हैं, वो एप्पल का ईयरपॉड भी यूज करते हैं और वो कहते हैं इसका एक बेटर इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, क्योंकि वो सब एक ही हैं। तो हमें भी वैसा ही एक इकोसिस्टम हमारे एजुकेशन में भी डेवलप करने की आवश्यकता है। और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए भी आवश्यक है कि हम अपने क्षेत्रीय, अपने राज्य के और अपने अंदर के इलाकों के जो चीजें हैं उनको निकाल कर विद्यार्थियों को समझा पाएं। भारतीय ज्ञान परंपरा की आवश्यकता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आयुर्वेद हो, केमिस्ट्री हो या न्यूमरोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो या मेडिसिन हो या फिर हमारे अपने परंपरागत जो खेल हैं उनको भी हम लाके स्थापित कर पाएं। इसीलिए जो भारतीय खेल हैं वो हमसे दूर हो गए हैं। आजकल के बच्चे उन खेलों में लगे हैं जो कि उनके अंगूठों से चलते हैं और उनका अंगूठा हरदम ऐसे रहता है, वो अंगूठा कुछ सालों बाद खराब ही नहीं हो पाएगा, हम सब भी नहीं होगा। इतनी एडिक्शन उस अंगूठे की हो गई है कि वो अंगूठा ऐसे ही रह गया है। उसी गेम्स एंड स्पोर्ट्स से हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का शारीरिक विकास उस तरीके से नहीं हो रहा है। और भारतीय खेल के माध्यम से हम शारीरिक विकास की बात करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसलिए फिट इंडिया मूवमेंट चला था, ताकि हम यदि फिट हैं तब जाके हम हिट हैं, हम फिट नहीं हैं तो हम हिट भी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हमें अंडरस्टैंड भी करना है कि हमारी जो फिलॉसफीज हैं वो कैसे डेवलप हुई, वो किस तरीके से आगे बढ़ी और किस तरीके से एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास किसी विद्यार्थी का या किसी बच्चे का हम कर सकते हैं। बहुत सारे माताएं बहनें भी बैठी हुई हैं, उन सारे के लिए भी आवश्यक ये है कि हमें अपने बच्चों में वो टच की भावना को फील कराने की बहुत आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि टच में से टी हटा दीजिए तो बचता क्या है? आउच। आउच का यूज आप कब करते हैं? जब आप गिरते हैं, जब आपको चोट लगती है। और उसमें टी जोड़ दीजिए तो क्या आ जाता है? टच। और टच को हिंदी में कहते हैं स्पर्श। यदि बच्चा रो रहा है और जैसे ही माँ उसको उठा लेती है, माँ का जैसे ही स्पर्श मिलता है उस बच्चे को, बच्चे का रोना बंद हो जाता है, वो टच है। और वही टी जो है भारतीय ज्ञान परंपरा में या भारतीय परंपरा में मातृ देवो भव है, माता पहली टीचर है। और भारतीय परंपरा में वही टी जो है वो पितृ देवो भव है, क्योंकि पिता दूसरा टीचर। फिर भारतीय परंपरा में वही टी जो है वो हम सब के लिए है, तीसरा क्या है? गुरुदेवो भव। लेकिन आज के बच्चे के पास ना तो मातृ देवो भव है, न तो पितृ देवो भव है, न तो गुरु देवो भव है, लेकिन वो टी जरूर है, वो टी है टेक्नोलॉजी देवो भव। तो आज का बच्चा ना माँ चाहिए, ना पिता चाहिए, ना गुरु चाहिए, उसको चाहिए क्या? टेक्नोलॉजी। और इसलिए बच्चा रोते रहता है तो माँ कुछ नहीं करती, उठा के अब देखिए आप टेक्नोलॉजी देवो भव हम कहां कह रहे हैं। आपका बच्चा, आपका छोटा सा बच्चा, कुछ महीनों का बच्चा उस मोबाइल से चुप हो जा रहा है और माँ के सारे कार्य एकदम बदस्तूर जारी हैं। टेक्नोलॉजी सबसे ऊपर हावी हो गई, न माँ रही, न पिता रहे, न गुरु रहे, टेक्नोलॉजी देवो भव हो गया। और उसी एआई के जमाने में हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को स्थापित करना है। एक बच्चे ने चाय का ठेला खोला, उसने लिखा, आजकल हम लोग यूज करते हैं चैट जीपीटी। उस बच्चे ने भी ठेला खोला, उसका नाम लिखा था चाय जीपीटी। पूछा गया जीपीटी क्या है, तो वो कहता है, ब्रैकेट में लिखा,
जेन्युइन प्योर टी, कितना कैची था, जेन्युइन प्योर टी विथ एआई। अब एआई क्या है? आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसने कहा अदरक एंड इलायची। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में इनोवेशन कैसे हो सकता है, ये अपने इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमें अपने नेचुरल सराउंडिंग से भी बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। और भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये सदियों से चली आ रही है और इतने सारे इन्वेजन्स हुए, इतने सारे थिंकर्स आए, लेकिन हमारी थिंकिंग बदली नहीं। और आज आप जाके देख रहे हैं दुनिया में जितने खोज हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि न्यूटन ने जो लॉस के 3 नियम निकाले थे, वो तीनों नियम हमारे वेदों में बहुत पहले थे, न्यूटन तो बहुत बाद में आया। लेकिन हम भी पढ़ते हैं आज भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो हमारे यहाँ कब से था। फिर आगे चल के कहते हैं कि हमें अब पब्लिक मार्केट में भी चेंज करने की जरूरत है और अब वो दिन आ गए हैं जब हम अपने उत्पादों को आगे ले जाएं, अपने लोगों को आगे ले जाएं। और भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा फोकस 3 चीजों पे। आपने अपने महाविद्यालय आपने अपने विश्वविद्यालय का नैक कराया, इस नैक में आपने सबसे पहले लिखा था क्या? विजन। आपके विश्वविद्यालय का विजन क्या है? विजन मीन्स दृष्टि। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे पहली है दृष्टि। दृष्टि क्या होगी हमारी, वो कितनी वृहद होगी, वो दृष्टि किस किस को लेकर समाहित करेगी, और उस दृष्टि के साथ हमें आगे लेकर चलना है अपनी परंपरा को। वो परंपरा का निर्माण हो, लेकिन परंपरा कैसी हो? वो परंपरा ऐसी हो जो लौकिक प्रयोजन के लिए। यदि परंपराएं लौकिक प्रयोजन का कारक नहीं बन पाई तो परंपराएं नहीं होंगी। यदि परंपराएं उस समाज के उत्थान के लिए नहीं हो पाएंगी तो परंपराएं नहीं हो पाएंगी। हमारे द्वारा की जाने वाली पीएचडी यदि समाज के उत्थान के लिए नहीं होगी तो वो पीएचडी का कोई मतलब नहीं। यदि हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य समाज के किसी अंतिम व्यक्ति तक उसके बहुत सारे आयामों को नहीं पहुंचा पाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। और इसीलिए आवश्यक है कि हम नॉलेज इसको ट्रांसमिट करें, हम ट्रेडिशन जो है नॉलेज का उसको आगे बढ़ाएं, प्रैक्टिकल यूटिलिटी को देखें, और दूसरे तरीके से यदि देखा जाए तो हम अपने इंटेलिजेंस को लगातार बढ़ाते रहें, इनोवेशन लगातार करते रहें। इनोवेशन वो नहीं है जो कहीं बाहर से आया, लेकिन हम हमेशा कहते हैं, जिसको आम भाषा में कहते हैं जुगाड़, जहां जहां जरूरत हुई वहां वहां हमने नए तरीके के इनोवेशन कर दिया या उसको कस्टमाइज कर लिया। फिर सोशल आउटरीच, हम विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में ये प्रोग्राम लगातार चलाते हैं, सोशल आउटरीच प्रोग्राम, जो कि लौकिक प्रयोजन को दर्शाता है। और इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे ज्यादा आवश्यक है हम अपने एथिक्स पे काम करें, हम अपने मॉरल्स पे काम करें, हम अपने सिद्धांतों पे काम करें, ताकि हमारी लेगेसी जो परंपरा रघुकुल रीत सदा चली आई, जो चल रही है, वो हमेशा चलती रहे और हमारे इस देश की ग्लोरी और प्राइड जो है वो बरकरार रहे, और सबसे ज्यादा बरकरार रहे भारतीय भाषाएं। छत्तीसगढ़ में 36 भाषाएं थी। ओरिएंट लैंग्सफॉर्ड ने हर एक प्रदेश की एक भाषिक इतिहास बनाया, जिसमें छत्तीसगढ़ का भी भाषिक इतिहास बनाया गया। और आज बहुत दुख की बात है कि गिन चुन के हमारे पास 5 या 6 भाषाएं ही मिल पा रही हैं जिसको लोग बोलते हैं, जिसका उपयोग करते हैं। बाकी सारी भाषाएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ की खत्म हो गई हैं, उसे हमें समृद्ध करने की आवश्यकता है। एआई का उपयोग करके उस पुराने छत्तीसगढ़ के विरासत को हमें आगे लाने की जरूरत है, और इसलिए इंडियन लैंग्वेजेस को यूज करने की जरूरत है और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की जरूरत है। और हमारे यहाँ जो श्रुति परंपरा रही है, उस श्रुति परंपरा को लिपि परंपरा में बदलने की भी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें श्रुति परंपरा में वैसे ही नष्ट हो गई। आप यदि आकाशवाणी रायपुर सुनते रहे होंगे तो अंत में एक कार्यक्रम समाप्त होने के पहले आता था बांस गीत, और आजकल देखिए बांस गीत है ही नहीं, क्योंकि बांस गीत, उस बांस को बजाने वाले ही नहीं रहे। हमारी परंपरा वहीं पर खत्म हो गई। हमें उस परंपरा को भी आगे लेकर जाने की जरूरत है, ताकि वो बांस गीत पुनः आ जाए, वो हमारी लौकिक परंपरा फिर आ जाए, लौकिक प्रयोजन फिर वापस आ जाए। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को हमारे करिकुलम में जोड़ने की जरूरत है। और इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये पेड़ आपको बहुत प्यारा है। कौन सा पेड़ है? नीम का। ये नीम का पेड़ हम हमेशा कहते थे, नीम जो है
जब हमें माता होती थी तो हमारी माँ जो है वो चादर के नीचे डाल देती थी, पानी में डाल के हम इसको नहाते थे तो एंटीबैक्टीरियल होता था, और नीम की पत्ती भी हम खा लेते थे। अभी युगादि थी कुछ दिन पहले, हमारे यहाँ नीम के साथ में गुड़ डाल के दिया गया कि जीवन जो है वो मीठा और कड़वा दोनों का मिश्रण है, तो मैं भी उसको खाया, ये समझाने के लिए कि हमारी परंपरा में दोनों जो है वो समान रूप से लिए जाते हैं। लेकिन इस पे हाय तौबा तब मचा जब इसका पेटेंट हो गया, और पेटेंट होने के बाद हमने कहा नहीं नहीं ये नीम तो हमारी है, हमने खूब हो हल्ला किया, लेकिन पेटेंट हमसे रुक नहीं पाया। फिर दूसरा पेटेंट एक और का होने लगा जिसको हम कहते हैं हल्दी, और इस हल्दी को हम कहते हैं दूध में डाल के पी लो तो सर्दी खांसी ठीक हो जाती है, खून निकल रहा है तो इसको लगा लो, और कोई भी धार्मिक संस्कार हमारे यहाँ बिना हल्दी के होते नहीं। हल्दी का एक पूरी की पूरी हमारी परंपरा है, और इसका जब पेटेंट होने लगा तो खूब हाय तौबा हुआ, खूब चिल्लाए, और अंततोगत्वा जाकर इसका पेटेंट CSIR के माध्यम से रुक पाया। और इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की आवश्यकता है कि चीजें हमारी हैं, अपनी हैं, लेकिन इसका पेटेंट कोई दूसरा करा रहा है और वहां से वो आयतित होकर हमारे यहाँ आ रही है, तो बेहतर है कि हम लोगों को जगाएं, लोगों को सजग करें, लोगों के बीच में जाएं, लोगों के बीच में फैलाएं, और ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इसका पेटेंट करा पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका ज्ञानार्जन करा पाएं। इसलिए भी भारतीय ज्ञान परंपरा की आवश्यकता है। और इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा इसलिए भी आवश्यक है कि आज का जो हमारा जनरेशन है उसको हम कहते हैं जेन जी जनरेशन, और आने वाला जनरेशन जो है वो जेन अल्फा जनरेशन होगा। इस जेन जी जनरेशन और जेन अल्फा जनरेशन के बीच में हम हैं, तो हमें उन जनरेशन को ये बताने की आवश्यकता है कि AI जो है वो कितना घातक हो सकता है आगे चलकर, और पूरे के पूरी की जो ह्यूमैनिटी है वो रिप्लेस AI से हो जाएगी, तब हमारा क्या होगा। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक एप्लीकेशन जो है जिसको हम लिख नहीं पाते, चैट GPT में डालते हैं तो वो 4 प्रकार के एप्लीकेशन हमें दे देता है, और हम लिख के सबमिट कर देते हैं कि हमारा लिखा हुआ है। लेकिन हमारी क्रिएटिविटी कहाँ गई, हमारी अपनी स्व की क्रिएटिविटी कहाँ गई। एक बार एक टीचर ने एक क्लास में एक्सरसाइज दिया कि राइट 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सारे बच्चों ने लिखना स्टार्ट किया, किसी ने ताजमहल लिखा, किसी ने हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन लिखा, किसी ने एफिल टावर लिखा। एक लड़की जो है वो लिख रही थी, और जैसे ही टीचर आए तो उसने ऐसे छुपा लिया। हम सभी परीक्षा देते समय ये काम करते थे कि इन्विजिलेटर जैसे ही आते थे हम छुपा लेते थे, चाहे इन्विजिलेटर स्पोर्ट्स का क्यों ना हो, तब भी हमें लगता था टीचर जो है वो सब कुछ जानता है तो छुपा लेते थे। टीचर ने उसके हाथ को निकाला, देखा, उसको लेके आए, सामने में खड़ा किए और बोले कि अब ये पढ़ेगी। तो बहुत संकोच से, बहुत डर से वो लड़की जो थी वो नहीं बोल पा रही थी। टीचर ने उसको बहुत हिम्मत दी, तो उसने बोलना प्रारंभ किया। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में पहला उसने कहा आइस, दूसरा उसने कहा टंग, तीसरा उसने कहा स्किन, चौथा उसने कहा ईयर्स। उतने में टीचर रुकी और बोली कि बाकी बताओ। तो किसी ने एफिल टावर बताया, किसी ने हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन बताया, किसी ने ताजमहल बताया। तो टीचर ने उस लड़की से पूछा तुमने इसको क्यों लिखा। तो उसने बहुत अच्छा सा जवाब दिया। उसने कहा कि इन्होंने जो लिखा है वो मैन मेड वंडर्स हैं, और मैंने जो लिखा है वो गॉड क्रिएटेड वंडर्स। तो हम गॉड क्रिएटेड वंडर्स को तो भूल ही गए हैं, हम मैन मेड वंडर्स की ओर जा रहे हैं। तो वो जो हमारे पास पूरी की पूरी विरासत भगवान के द्वारा दी गई है, उसका उपयोग अधिकतम और अनुकूलतम हम कितना कर पाते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए युक्ति की आवश्यकता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी की आवश्यकता है, और भारतीय ज्ञान परंपरा किस तरीके से एक बेहतर भूमिका निभा सकती है विकसित भारत को बनाने में, इस ओर भी हमें जाने की जरूरत है। और ये एक व्यक्ति हैं जो पद्मश्री हैं, हेमचंद मांझी, जिनको पद्मश्री अवार्ड इसलिए मिला कि ये नेचुरोपैथी के माध्यम से कैंसर तक की इलाज करते हैं, और नारायणपुर के अंदर में रहते हैं ऐसे व्यक्ति जो लगातार लोगों के बीच में जाके इलाज करते आ रहे हैं। और इनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहचाना और इनको पद्मश्री से नवाजा। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत गौरव की बात है। और ऐसी ही एक अशोक मंडावी जो है, जो काष्ठ कला में इतनी बढ़िया करते हैं कि उतनी अच्छी तो आपकी कर्सिव राइटिंग भी नहीं हो सकती जितना अच्छा वो लकड़ी पे लिख के बना सकते। इतने ख्याति लब्ध हमारे पास लोग हैं। हमारे पास बस्तर में जाइए, हरिहर वैष्णव हैं जिन्होंने 3 जगार लिखे। तो हमारे पास छत्तीसगढ़ में ये पूरी की पूरी रत्न गर्भा है, जहां पर इतने ऐसे हीरे नगीने हैं हमारे पास, जिनको हमें खोजने की जरूरत है, उनको पटल पर लाने की जरूरत है, और उनका तादाद में हमारे विद्यार्थियों से और शिक्षकों से कराने की जरूरत है, ताकि हम इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ की ओर ले जा सके। और ये एक लौह स्तंभ कहाँ का है बता सकते हैं?
इसके आसपास का इलाका जानते हैं, मैंने उसको क्रॉप कर दिया। इसके आसपास के इलाके में एक बड़ी सी मीनार है, वो एक मुस्लिम शासक के नाम पर मीनार है। मीनार मैंने दे दिया क्लू, कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार के बगल में लौह स्तंभ जो है न जाने कितने सालों से खड़ा है और आज तक इस पे जंग नहीं लगा। यदि आप केशकाल से आगे जाते हैं बस्तर तरफ तो एक फरस गांव पड़ता है। मैंने पूछा फरस गांव का नाम फरस गांव क्यों पड़ा, तो बहुत दिनों बाद मुझे पता चला कि परशुराम का फरसा वहां गिरा था, ऐसी मान्यता है, इसीलिए उसका नाम फरस गांव पड़ा। और इसीलिए बस्तर में पूरी की पूरी क्या है, लोहा है, और बस्तर से लोहा जो है वो निर्यात होता था और उतनी ही मात्रा में चांदी उधर से आती थी। इसलिए छत्तीसगढ़ के पूरे आभूषण किसके बनते हैं? तो क्यों बनते हैं उसका कारण है, पहले आदान प्रदान ऐसा होता था जितनी मात्रा में लोहा जाएगा उतनी मात्रा में चांदी भी आएगी। तो वो बस्तर आज भी उसी लोहे को लेकर है कि उस लोहे में जंग नहीं लगती। फिर एक दूसरा चित्र है, ये कहां का है बता पाएंगे? इसके नीचे में आप यहां से एक रुमाल निकाल सकते हैं। ये भारतीय ज्ञान परंपरा और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कहते हैं, ये बिल्कुल अद्धर में लटका हुआ एक किसका पत्थर का स्तंभ है। ये तो लोहे का है, ये तो पूरा पत्थर का है। ये बेलूर है, हासन के पास कर्नाटक में, चन्नकेशव का मंदिर है, होयसल राजा की राजधानी थी ये, वहां पर का ये है। और यहां से आप निकाल सकते हैं, ये भारतीय ज्ञान परंपरा का अद्भुत नमूना। अगला एक और चित्र आपको दिखाता हूं, ये आप जानते होंगे कहां का। यदि आप छत्तीसगढ़ के हैं तो इसको तो जानना ही चाहिए आपको। नहीं, ये वो जगह है जहां पर से कालिदास निर्वासित होकर आकर बैठकर मेघदूत की रचना करते हैं, मेघ को अपना दूत बनाते हैं, अपनी प्रेयसी को संदेश भेजते हैं। ये रामगढ़ है जहां पर कालिदास महोत्सव हर साल होता है। और इस रामगढ़ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर अकॉस्टिक्स यदि फिजिक्स वाले पढ़ते हैं तो ऊपर से आप बोलिए नीचे तक आवाज बिल्कुल मधुर आवाज वैसी की वैसी आती है, माइक की भी जरूरत नहीं है। ये वो रामगढ़ है। और यदि आप और पीछे जाएं तो राम वन पदगमन का सबसे बड़ा केंद्र रामगढ़ है, जहां सीता, भेंगरा और लक्ष्मण गुफा भी है। यहाँ हथफोड़वा भी है, जहां हाथी ने पूरे एक पत्थर को फोड़ के एक सुरंग जैसा बनाया था, वो भी है। और हीरालाल शर्मा जी जैसे लोग जो कि हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, इन लोगों को कालिदास के नाटकों का ले जाके एक अंश का कम से कम वहां पर मंचन करके उसकी गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों तक ये बात संप्रेषित हो सके कि जिस कालिदास को हम पढ़ रहे हैं उस कालिदास की मेघदूत की रचना इसी रामगढ़ में की गई थी। तब जाके विद्यार्थी अपनी चीजों को, अपनी जड़ों को और अपनी परंपराओं को पहचान पाएगा। केवल एक कक्षा के अंदर हम सीमित होकर इन सारी चीजों को बांचेंगे तो विद्यार्थी कभी कुछ भी समझ नहीं पाएगा। तो ये बहुत आवश्यक है और इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आवश्यक है। फिर एक और मंदिर कहाँ का है? ये बत्तीसा मंदिर है बारसूर में। बारसूर को राजा बाली की राजधानी कहते थे। और बारसूर में आप जाके देखिए इतने तालाब हैं, वो तालाब कभी सूखते नहीं हैं। गर्मी में भी कोई तालाब नहीं सूखता, हर एक तालाब एक दूसरे से कनेक्टेड है और कभी पानी की कमी नहीं होती। इस बत्तीसा मंदिर में 32 पिलर हैं। ये पहला मंदिर है जहां 2 शिवलिंग हैं। और इसलिए 2 शिवलिंग थे क्योंकि राजा की 2 रानियां थी और दोनों में लड़ाई होती थी, तो इसीलिए राजा ने कहा कि 2 शिवलिंग की स्थापना करते हैं। शिवलिंग पे आप पानी डालिए, वो शिवलिंग अपने आप घूमता है। वो कैसे घूमता है ये भी भारतीय ज्ञान परंपरा का अनूठा उदाहरण है। ये हमारे ट्रेल ब्लेजर्स ऑफ विजडम है, ज्ञानर्षि हैं। इनके बारे में तो आप जानते हैं बहुत सारा। यदि आप ब्रह्मगुप्त से लीजिए, पतंजलि, मैंने बहुत कम लोगों को यहाँ लिया है। लेकिन मेरे इस पूरे के पूरे लेक्चर का जो कि डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव लेंगे, उसकी पृष्ठभूमि में मैं भारतीय ज्ञान परंपरा को इसलिए ला रहा हूँ कि क्यों आवश्यक है, किस लिए आवश्यक है भारतीय ज्ञान परंपरा। और मार्क ट्वेन ने कहा था, इंडिया इज द क्रैडल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंडमदर ऑफ लेजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंडमदर ऑफ ट्रेडिशन। ये किसी इंडियन ने नहीं कहा, ये किसने कहा? मार्क ट्वेन ने कहा। भारत क्या है इसको दूसरे के मुखार वृंद से हम जानने का प्रयास करते हैं। फिर रोनाल्ड ने कहा कि जितने भी ड्रीम्स आप देखते हैं वो सारे ड्रीम्स कहीं पर मैच्योर हो सकते हैं, तो वो केवल एक कंट्री में हो सकता है, वो है भारत। फिर उसके बाद ग्रैंड डफ जो है वो ब्रिटिश हिस्टोरियन है। वो कहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जितने भी साइंस के इन्वेशंस हुए हैं या इन्वेंशंस हुए हैं, वो सारे इन्वेंशंस बहुत पहले कहां हो चुके हैं?
भारत में हो चुकी है, ये ग्रैंड डफ कहता है। इसके आगे हेजनबर्ग जो जर्मन फिजिसिस्ट है वो कहता है कि मुझे क्वांटम फिजिक्स समझ में ही नहीं आ रहा था, और जैसे ही मैंने भारतीय फिलॉसफी को पढ़ा मुझे क्वांटम फिजिक्स बहुत आसानी से समझ में आ गया। तो क्वांटम फिजिक्स में भी किसकी भूमिका है? भारतीय ज्ञान परंपरा। इसके बाद एक और व्यक्ति आता है खलीफा, और खलीफा कहता है कि द लैंड वेयर बुक्स वर फर्स्ट रिटन एंड फ्रॉम वेयर विजडम एंड नॉलेज स्प्रैंग इज इंडिया। तो मैंने जितने को अभी आपको दिखाया है वो सारे के सारे भारतीय नहीं हैं जो कि भारत पर गर्व करें, बल्कि वो सारे वो लोग हैं जो भारत पर गर्व करते हैं। फिर उसके बाद आता है एक और व्यक्ति जिसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, श्रोडिंगर के इक्वेशन के नाम। श्रोडिंगर कहता है कि मेरे बेडरूम में बगल के टेबल में गीता और उपनिषद रखते थे, और उससे जो निकलने वाली ध्वनियां थी उन्हीं ध्वनियों ने श्रोडिंगर के इक्वेशन को बनाया, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं। ये श्रोडिंगर कहता है। फिर आगे चल के एक और व्यक्ति आता है एल्बर्ट आइंस्टीन, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। वो कहता है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का पूरा क्रेडिट मैं भारत को देता हूं। यदि भारत ने उस गाने में क्या था, शून्य का खोज नहीं किया होता तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर कभी आइंस्टीन कर ही नहीं पाता। ये सारे के सारे भारत के बारे में कहते हैं। अब वो भारतीय को लाते हैं जिसने पूरे के पूरे एजुकेशन की बात करता है, स्वामी विवेकानंद। वो कहते हैं एजुकेशन इज नॉट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी पुट इनटू द ब्रेन। जितना इंफॉर्मेशन हम देंगे उतना यहाँ पर दंगल होगा, राइट्स होंगे। इसलिए हमको 5 आइडिया विद्यार्थियों को देने चाहिए, और वही 5 आइडिया मैंने आपको शुरू में बताया था किस नाम से, पंचकोश के नाम से। आपका विद्यार्थी पूरा पढ़ने के बाद आनंदमय कोश में नहीं आ रहा है तो पढ़ाई का क्या मतलब? यदि वो दुनिया जी नहीं पा रहा है तो पढ़ाई का क्या मतलब? वो यदि लाइफ स्किल्स नहीं कर पा रहा है तो जीने का क्या मतलब? तो जीने के लिए स्किल होना चाहिए, और इसीलिए स्किल बहुत आवश्यक है। इस बात को प्रतिपादित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया मूवमेंट चलाया, क्योंकि यदि स्किल नहीं होगा तो एस हटा दीजिए, बचा क्या? सोसाइटी हमें किल कर देगी। किल में से के हटा दीजिए, बचा क्या? इल। हम सभी क्या हैं? इल। हमें इसीलिए हमको किया क्या जाता है? स्किल। इसलिए हमें क्या चाहिए? तो हमें स्किल की इसलिए आवश्यकता है ताकि हमें कोई किल ना करे और हम इल बने ना रहे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने विद्यार्थियों को, ये कौन सा फोन है, कौन सा है? स्मार्टफोन। मैडम आपका नाम? जी दिव्या। आपने अपने नाम के साथ स्मार्ट यूज नहीं किया, लेकिन इसके लिए आपने क्या कहा? ये फोन स्मार्ट बन गया है, लेकिन हम स्मार्ट नहीं बन पाए। आपने कहा हमें विद्यार्थियों को स्मार्ट बनाने की जरूरत है। स्मार्ट में से एस हटा दीजिए, बचा क्या? मार्ट। मार्ट मतलब बाजार। मार्ट में से एम हटा दीजिए, बचा क्या? हर एक विद्यार्थी के पास आर्ट है। उस आर्ट को पहचानना है और उस आर्ट को ले जाके कहां ले जाना है? मार्ट में ले जाना है। और जिस दिन वो आर्ट जो है वो मार्ट में पहुंच गया, विद्यार्थी अपने आप क्या बन जाएगा? तो बस्तर का एक अनपढ़ व्यक्ति भी स्मार्ट बन सकता है। तो भारतीय शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा को डालकर हमें सभी लोगों को स्मार्ट बनाने की आवश्यकता है। और वही उनके कैरेक्टर बिल्डिंग की बात हम विवेकानंद की वाणी में कहते हैं कि सबसे बड़ी जरूरत है कैरेक्टर बिल्डिंग करना, ताकि हम पूरा का पूरा जिस व्यक्ति का कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाता है उसे लाइब्रेरी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, if you spend thousands of days in library then you spend at least one day with a great teacher। यदि एक ग्रेट टीचर के साथ एक दिन बिता दीजिए, 1000 दिन आप लाइब्रेरी में बिताएंगे, उससे ज्यादा आप उस टीचर से पालेंगे। तो वही गुरु शिष्य की परंपरा हमें लाने की जरूरत है। और इसलिए रीजन क्या है भारतीय ज्ञान परंपरा को लाने की, कि हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। हमारा माइग्रेशन हो चुका है, जेंडर इनइक्वालिटी है, मॉडर्नाइजेशन आ गया है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पाता है, गैप हो गया है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है भारतीय ज्ञान परंपरा पे, ओपन डिस्कशन कभी नहीं हो पाता। ये बहुत अच्छी बात है कि आज विश्वविद्यालय में हम इस बारे में एक परिचर्चा जैसा रखे हैं, ताकि हम आगे चलकर इन पूरे पायदानों में इसको बदल पाएं और भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने करिकुलम में ला सकें। और इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो ये बताती है कि कैसे सोचा जाए। पहली की शिक्षा नीति ये बताती थी क्या सोचा जाए, और अभी की शिक्षा नीति ये बताती है कैसे सोचा जाए। और हम सभी का दायित्व है कि हम एनरिच द माइंड करें, वार्म द हार्ट करें और अवेकन द स्पिरिट करें।
तो हम किस तरीके से एनरिच द माइंड करेंगे? नॉलेज के द्वारा। वार्म द हार्ट कैसे करेंगे? फीलिंग्स के द्वारा। और अवेकन द स्पिरिट कैसे करेंगे? कॉन्शियसनेस के द्वारा। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अब हम किसी भी प्रोग्राम के जो विषय वस्तु होंगे उसको हम सिलेबस नहीं कहेंगे, अब हम उसको कहेंगे करिकुलम। हम सिलेबस न विद्यार्थी से कहलवाएंगे ना अपने मुंह से कहेंगे, अब हम करिकुलम कहेंगे। करिकुलम क्या है? करिकुलम के बारे में कनिंघम कहता है कि करिकुलम इज जस्ट अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। करिकुलम क्या है? टूल है। किसके हाथ में? आर्टिस्ट के हाथ में। और आर्टिस्ट कौन है? हमारा टीचर। तो वो क्या करेगा? मोल्ड करेगा। किसको? मटेरियल को। और मटेरियल कौन है? हमारे स्टूडेंट्स। कैसे करेगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। कहां पर करेगा? स्टूडियो में। और स्टूडियो क्या है? हमारा क्लासरूम, हमारा विश्वविद्यालय या हमारा महाविद्यालय। तो क्या इंपॉर्टेंट है? करिकुलम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करिकुलम को जो डिलीवर करने वाला टीचर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए करिकुलम इज जस्ट अ टूल। मेरे हाथ में ये एक टूल है, मैं इसका उपयोग करके इन स्लाइड्स को बदल रहा हूं। मेरे हाथ में माइक दे देते तो माइक केवल मेरी आवाज को एम्पलीफाई करने का टूल है, लेकिन मेरे पास आवाज ही नहीं होगी तो उस माइक का क्या उपयोग? तो इसलिए हमारा होना सबसे आवश्यक है। आप कितना भी एआई ले आइए, लेकिन टीचर का कभी भी रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। एआई ले आइए, इंटेलिजेंट क्वोशेंट ले आइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आइए, लेकिन इस प्रोजेक्टर के पास, इस पूरे टेक्नोलॉजी के पास जो चीजें नहीं हैं वो है सोशल क्वोशेंट, वो है इमोशनल क्वोशेंट, वो है साइकोलॉजिकल क्वोशेंट, वो है फिलोसॉफिकल क्वोशेंट। ये सारे क्वोशेंट इस टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। दौड़ते दौड़ते बच्चा आया और पुष्कर सर क्लास ले रहे थे, उसने कहा सर बहुत जोर से बारिश हो रही थी सर, और साइकिल भी पंचर हो गई सर, देर हो गया सर, तो वो आने देते हैं। लेकिन वो थंब जहां लगाते हैं वो कहता है कि यू आर लेट, क्योंकि उसके पास कोई सोशल क्वोशेंट नहीं है, उसके पास कोई रिलीजियस क्वोशेंट नहीं है। इसलिए ये टीचर कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। और उसी को हमें उस करिकुलम के माध्यम से विद्यार्थियों को एनरिच करना है, इंस्पायर करना है और उनको एम्पावर करना है, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी को हम आगे बढ़ा सकें। और यही एम्प्लॉयबिलिटी को आगे बढ़ाते हुए पेडागोजी के बारे में ये कहता है कि सब कुछ तो उसमें है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या होना चाहिए? एंजॉयबल होना चाहिए। क्लासरूम में यदि आप ह्यूमर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, ह्यूमर मतलब व्यंग या हास्य आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो मान के चलिए आप विद्यार्थियों के माइंड में ट्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। तो बेहतर है ट्यूमर क्रिएट न करें, क्लासरूम में क्या क्रिएट करें? ह्यूमर क्रिएट करें। और ह्यूमर हर जगह उपलब्ध है, ह्यूमर के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सा ह्यूमर तो ऐसे ही निकल आता है, और वही एंजॉयबल है। यदि आप पूरा का पूरा पढ़ा दे रहे हैं और वो एंजॉय ही नहीं कर पा रहा है, तो एंजॉय का दूसरा उल्टा रूप होता है एंड ऑफ जॉय। तो बेहतर है एंड ऑफ जॉय से क्या करें? हमारे करिकुलम को हम एंजॉयबल बना सकें। और वही ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में था। क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं। 2009 में हम राइट टू एजुकेशन थी, और 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति राइट टू एजुकेशन से टू को हटा दीजिए, बचा क्या? राइट एजुकेशन की बात। सही शिक्षा पहली बार भारत में आई है, जो भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए भारतीयता से परिपूर्ण भारत के सर्वांगीण विकास की भारतीय नीति। इसीलिए मैं इसको नई शिक्षा नीति नहीं कहता, मैं इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी नहीं कहता, मैं इसको कहता हूं कौन सी नीति? भारतीय शिक्षा नीति की बात हम करते हैं। और इसलिए लर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम सभी लर्नर हैं, और लर्नर में से एल हटा दीजिए, बचा क्या? अर्नर। आप अर्न कब कर पाएंगे? जब आप लर्न करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों को बताने की जरूरत है कि लर्न करना क्यों आवश्यक है। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आप अर्न नहीं कर पाएंगे। हमारे विद्यार्थी तुरंत अर्न करना चाहते हैं, लेकिन राइट, तो हमें उनको लर्निंग को गेनफुल बनाना है, फुलफिलिंग बनाना है, उनको हमें प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। और इसलिए जरूरत यह है कि कैसे हम गुरुकुलम को करिकुलम में इंप्लीमेंट करें। जो अभी शर्मा जी कह रहे थे तादाद में स्थापित करना, तो गुरुकुल परंपरा को कैसे हम करिकुलम में इंटीग्रेट कर पाएं, कैसे उसका विकास उस तरीके से कर पाएं। गुरुकुल की पूरी परंपराओं को लेकर भारतीय ज्ञान परंपरा हर एक विषय में, आप मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, मैनेजमेंट का पूरा सिद्धांत मैनेजमेंट में, भगवत गीता के पूरे 1 से लेकर 18 अध्याय तक पूरा मैनेजमेंट, भगवत गीता का 1 से लेकर 18 अध्याय तक पूरा फिजिक्स है, भगवत गीता का 1 से लेकर 18 अध्याय तक पूरा लिंग्विस्टिक्स है।
मतलब पूरी भगवत गीता पढ़ लीजिए और कई आयामों में उसका रिसर्च करिए। भगवत गीता से रिसर्च के इतनी सारी चीजें निकलेंगी कि भगवत गीता समाप्त नहीं होगी, लेकिन आपके रिसर्च जो है वो अनगिनत हो जाएंगे। इतने सारी चीजें, मंत्रिक पोटेंशियल्स। पहले हम कहते थे ऋषि मुनि पानी लेके थे और एक मंत्र का उच्चारण करके पानी ऐसे डालते थे, जा तू ऐसा बन जा। तो वो पानी में कोई ताकत नहीं होती थी, ताकत होती थी उस मंत्र में। और इसीलिए मंदिरों में जब हम जाते हैं, मंत्र घोष होता है, मंत्रोच्चार होता है, तो रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। और वो जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वो हमारे अंदर में एक चेतना को जागृत करती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मंदिर में जब भी हम घंटी बजाएं तो घंटी बजा के आगे न बढ़ें, घंटी ऐसे घंटा जो है उसको बजाने के बाद खड़े रहें, ताकि उससे निकलने वाली वेव्स जो है वो पूरे आपके शरीर में स्पंदन की अनुभूति कराए। ये बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें बजाकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और हम कहते हैं वहां पर बैठ के भी थोड़ा देर आना चाहिए। तो इसमें भी भारतीय ज्ञान परंपरा का बहुत बड़ा सत्य छुपा हुआ है। और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को हमें NEP 2020 में मच नीडेड शिफ्ट में कन्वर्ट करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये हमें करने की जरूरत है। और आगे क्या है? आगे ये है कि ODL के कोर्सेज में, स्टूडेंट्स में, क्रेडिट में हमको इसको मैंडेटरी करने की जरूरत है। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगातार टीचर्स की कराने की जरूरत है, वर्कशॉप्स कराने की जरूरत है, अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने की जरूरत है, एकेडमिक कंटेंट को इस पे लाने की जरूरत है। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस से ICHR, इन सारे को भी हमें शामिल करने की जरूरत है, ताकि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने करिकुलम में आगे ले जा सकें। और इसीलिए ये जो हमारा बृहद छत्तीसगढ़ है, रत्नगर्भा छत्तीसगढ़ है, बेहतर छत्तीसगढ़ है, हरिहर छत्तीसगढ़ है, उसको हम कौन सा छत्तीसगढ़ बना सकें? विकसित छत्तीसगढ़ बना सकें। और तब ये होगा जब हम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णता को जब हम प्राप्त होंगे, 100 साल में जाकर हम पूरा स्वतंत्रता के 100 साल मनाएंगे, तब हम जाकर इस पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आपने मुझे समय दिया, मुझे इतने देर तक सुना, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपके इस ओजस्वी वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर घनश्याम सर जी। अब मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे अगले वक्ता प्रोफेसर DK श्रीवास्तव सर को उनके व्याख्यान के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर DK श्रीवास्तव सर।